अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने सीवीपी एनालिसिस के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट दो वीडियोस में हमने कंपनी के फर्स्ट टारगेट को देखा था कि कंपनी का फर्स्ट टारगेट ये था कि उसे किसी तरीके से ऐसे पॉइंट पे आना था जहां अगर उसे प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस भी ना हो, यानी कि प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो हो, और वो पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो कंपनी को अगर ब्रेक इवन पॉइंट में आना था तो कितने यूनिट्स बना के वो सेल करे और डॉलर अमाउंट के अंदर कितनी अमाउंट की सेल्स करे कि कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। अब कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट होता है हम यहाँ पे उसको देखेंगे। जब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाती है तो कंपनी का नेक्स्ट टारगेट होता है एक पर्टिकुलर डॉलर अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करना, क्योंकि अब कंपनी को प्रॉफिट चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो सेकंड टारगेट जो कंपनी का होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करना, वो प्रॉफिट कहलाता है कंपनी का टारगेट प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कंपनी को अगर डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए या एक पर्टिकुलर प्रॉफिट पे पहुंचना है तो उस प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए कंपनी कितने यूनिट्स बना के सेल करे और डॉलर अमाउंट के अंदर कितनी डॉलर अमाउंट की सेल करें कि वो उस डिजायर्ड प्रॉफिट पे या टारगेट प्रॉफिट पे पहुंच जाए। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला यूनिट्स के हिसाब से टॉपिक है वो है टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स या टारगेट यूनिट्स, कितने यूनिट्स बना के सेल करें कि पर्टिकुलर प्रॉफिट पे पहुंच जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अपने जो लास्ट ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट है उसको जरा सा रिकॉल कर लेते हैं। ब्रेक इवन मतलब जीरो प्रॉफिट पे आने के लिए हमने ये बात कही थी कि कंपनी को अपनी दोनों तरीके की कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों की दोनों सेल से कवर करनी है। अब जब भी कंपनी का एक यूनिट सेल होता है वो डायरेक्टली अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लेता है अपनी सेलिंग प्राइस से। हर यूनिट सेल होता है वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है, तो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट सेल होता है और पूरी की पूरी कवर हो जाती है। बचती क्या है? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कंपनी के पास सिर्फ एक अमाउंट अवेलेबल होती है, वो कहलाती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और अगर कंपनी को जीरो प्रॉफिट पे आना है, ब्रेक इवन पे आना है, वो किस वक्त पॉसिबल है? जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के बराबर हो। ये था कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन के अंदर। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरी कंपनी है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रही है टोटल $300 की। फिर कंपनी की फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है $200 की। और कंपनी को डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट है $50। तो कंपनी कितनी अमाउंट की सेल्स जनरेट करे कि वो इस $50 के प्रॉफिट पे पहुंच जाए। तो मुझे ये बात पता है कि कंपनी चाहे कितनी भी अमाउंट की सेल्स जनरेट कर ले, उससे अगर प्रॉफिट पे पहुंचना है तो सबसे पहले अपनी कॉस्ट कवर करनी है। तो कितनी भी अमाउंट की कंपनी सेल्स जनरेट करे, पहले ये $300 की वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी, फिर फिक्स कॉस्ट कवर होगी $200 की, और फिर जो अमाउंट बचेगी वो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर कंपनी चाहती है कि प्रॉफिट हो तो सबसे पहले जरूरी है कि ये $500 की कॉस्ट पूरी की पूरी कवर हो जाए। सही है। और अगर कंपनी चाहती है कि $50 का ही प्रॉफिट हो तो इतनी सेल्स जनरेट करनी है कि ये $500 की कॉस्ट भी कवर हो जाए प्लस $50 एक्स्ट्रा बच जाए। तो इसका क्या मतलब ये है कि कंपनी को इस केस में सेल्स करनी पड़ेगी $550 की। जब कंपनी $550 की सेल्स जनरेट करेगी तो उसमें से $300 वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे माइनस हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास बच जाएगा $250। अब मुझे क्या कवर करना है? फिक्स कॉस्ट कवर करनी है और मेरे पास एडिशनल अमाउंट बच जाएगी डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए। इस $250 के अमाउंट में से $200 की फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी और जो $50 एडिशनल बचेंगे वो मेरा कंस्टिट्यूट करेगा डिजायर्ड प्रॉफिट। तो पता ही चला कि कंपनी को अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट के प्रॉफिट पे पहुंचना है, एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट के प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो कंपनी के लिए जरूरी है कि वो इतनी अमाउंट की सेल्स जनरेट करे कि उससे वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाए, फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए और डिजायर्ड प्रॉफिट भी कवर हो जाए। आप देखें कि $550 की कंपनी सेल्स जनरेट करेगी तो $300 की वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई, $200 की फिक्स कॉस्ट और $50 का प्रॉफिट भी कवर हो गया। तो अगर कंपनी को डिजायर्ड प्रॉफिट पे पहुंचना है तो इतनी सेल्स जनरेट करनी है कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस
डिजायर्ड प्रॉफिट, ये तीनों के तीनों कंपनी के पास एग्जैक्टली कवर हो जाए। अच्छा, अब हमने ये बात कही कि जैसे ही हर एक यूनिट सेल होता है, वो सेल होते ही अपनी सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है। सारे यूनिट सेल हो गए, ऑटोमेटिकली सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई। अब अगर कंपनी को डिजायर्ड प्रॉफिट पे पहुंचना है तो क्या कवर करने का रह गया? सिर्फ दो चीजें, फिक्स कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट। कंपनी को अगर इस डिजायर्ड प्रॉफिट पे पहुंचना है तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर करनी है और डिजायर्ड प्रॉफिट कवर करना है। और ये कवर करने के लिए सिर्फ कौन सी अमाउंट अवेलेबल है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंपनी को अगर $200 की फिक्स कॉस्ट कवर करनी है और $50 का डिजायर्ड प्रॉफिट भी चाहिए, तो ये जरूरी है कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन $250 यानी कि इन दोनों का सम हो। ठीक है, क्योंकि जब कंपनी $250 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करेगी, उससे $200 की फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी और रिमेनिंग $50 बन जाएगा डिजायर्ड प्रॉफिट। तो कभी भी कंपनी को अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट के प्रॉफिट पे पहुंचना है, डिजायर्ड प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट पे, तो जरूरी है कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, ताकि जब उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाए तो रिमेनिंग अमाउंट प्रॉफिट बच जाए। तो यहाँ पे जो बातें हमने अभी की हैं उसको हम यहाँ पे अपने पास पॉइंट्स के तौर पे लिख लेते हैं। पहली बात क्या है कि जब भी कोई आपका यूनिट सेल होता है तो उसकी जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है उसकी सेलिंग प्राइस से। ठीक है, डायरेक्टली कवर हो जाती है उसकी सेलिंग प्राइस से। बचता क्या है कंपनी को कवर करने के लिए? कंपनी को कवर करने के लिए बचता है फिक्स कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट। और फिक्स कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट को कवर करने के लिए कंपनी के पास कौन सी अमाउंट अवेलेबल होती है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जैसे ही सारे यूनिट सेल हो गए, वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कवर हो गई। अब कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन अवेलेबल है और उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है और डिजायर्ड प्रॉफिट भी हासिल करना है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि कंपनी को एक टारगेट प्रॉफिट पे पहुंचना है, अगर कंपनी को एक टारगेट प्रॉफिट पे पहुंचना है, उस पर पहुंचने के लिए उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर कंपनी को एक पर्टिकुलर टारगेट प्रॉफिट पे पहुंचना है तो कंपनी को पता है उसके लिए फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है, प्रॉफिट भी कवर करना है, और इन दोनों को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन अवेलेबल है। तो अगर इस प्रॉफिट पे पहुंचना है तो ये बात जरूरी है कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्टली इन दोनों के सम के बराबर हो, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के। तभी जब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी तो ये प्रॉफिट हमें अचीव होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो लास्ट वीडियोस के अंदर एग्जांपल थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहली एग्जांपल के अंदर मैंने ये कहा था कि सेलिंग प्राइस है $200 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है $150 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है $50,000 और यहाँ पे मैं अपने पास डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ। डिजायर्ड प्रॉफिट है $20,000। सही है, अब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना है। ये डिजायर्ड प्रॉफिट मुझे चाहिए $20,000 का और मुझे ये मालूम करना है कि मैं कितने यूनिट्स बना के सेल करूं कि ये डिजायर्ड प्रॉफिट $20,000 का मुझे कवर हो जाए। अब पहले जो हमारी वीडियोस थी उसके अंदर हमने ये करा था कि पहले हमने इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया, फिर इनकम स्टेटमेंट से उसको वेरीफाई किया कि सही है या नहीं, और फिर एंड में हमने इसको कॉन्सेप्चुअली समझा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बना हुआ है लास्ट दो वीडियोस के थ्रू, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअली इसको सॉल्व करेंगे, उससे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और इनकम स्टेटमेंट से देख लेंगे कि हमने काम सही किया है या नहीं किया। तो कॉन्सेप्चुअली अगर बात करें, अब मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ हमारी फर्स्ट वीडियो को, जो सीवीपी एनालिसिस से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो थी, जिसके अंदर हमने ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट किए थे। तो अगर आपका कॉन्सेप्चुअली इसका पता नहीं है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, बहरहाल, तो यहाँ पे मुझे ये बात पता है कि
मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, ये कंपनी कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना के सेल करे कि वो पहुंच जाए $20,000 के प्रॉफिट पे। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि सपोज अगर कोई मुझे ये कहता है कि भाई आपको $1,00,000 की सेल्स जनरेट करनी है और एक यूनिट आपको $100 का रेवेन्यू देता है जब वो सेल होता है। $1,00,000 की सेल्स चाहिए और हर यूनिट जब सेल होता है तो $100 का रेवेन्यू देता है। तो मुझे बताओ कि कितने यूनिट्स बना के सेल कर दूं कि $1,00,000 की मुझे टोटल रेवेन्यू अचीव हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, टोटल सेल्स जो आपको चाहिए डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे मेरे पास कितने आ गए, 1000। अगर 1000 यूनिट्स बना के सेल कर दूं, हर यूनिट मुझे $100 की सेलिंग प्राइस देगा, तो टोटल मेरे पास $1,00,000 की सेल्स जनरेट हो जाएगी। सिंपल है, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या करना है, मुझे ये बात पता है कि अगर मुझे $20,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो $20,000 का प्रॉफिट कब मिलेगा, जब ये $50,000 की फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, क्योंकि सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी और ये कवर होने के बाद बचेगा मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट $50,000 की कवर हो जाए और $20,000 मेरे पास एडिशनल बच जाए, उसी केस के अंदर मैं अपना इस टारगेट प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव कर सकूंगा। तो मुझे यहाँ पे सिंपल ये बात करनी है कि इस फिक्स कॉस्ट और इस टारगेट प्रॉफिट को कवर करने के लिए टोटल कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए ये मालूम कर लेना है। सही है, मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, फिर मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे कितना मिल रहा है। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जितना चाहिए वो आ जाएगा, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना मिल रहा है वो आ जाएगा, टोटल को पर यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, यही वाला केस। सही है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि मुझे यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना चाहिए या टोटल मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। तो ये टारगेट प्रॉफिट का केस है, यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट एग्जैक्ट किसके बराबर होगी, मुझे पता है कि टारगेट प्रॉफिट के केस के अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट एग्जैक्ट किसके बराबर होनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट होनी चाहिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के। तो यहाँ पे मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, $50,000 की फिक्स कॉस्ट है, डिजायर्ड प्रॉफिट है 20,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास होना चाहिए 50,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 70,000। 70,000 होना चाहिए, मैं भी 70,000 यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे आगे इससे फॉर्मूला ड्राइव करना है, वरना मैं यहाँ पे 70,000 भी टोटल लिख सकता था। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे पता चल गया कि जब टारगेट प्रॉफिट का केस है तो एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के। क्यों, क्योंकि जब इस टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा तो जितनी अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए उतना ही प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल में नहीं दिया हुआ था, पर यूनिट भी नहीं दिया हुआ, लेकिन पर यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ था। लेकिन मुझे ये बात पता है कि टारगेट प्रॉफिट का केस है तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमेशा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के बराबर होगा, ताकि जब फिक्स कॉस्ट उसमें से माइनस हो तो डिजायर्ड प्रॉफिट इतना अचीव हो जाए। अच्छा, अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस $200 पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट $150 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आ गया $50 पर यूनिट। ठीक है, अब सिंपल सा काम यही वाला, ये जो मैंने आपको बात बताई, मुझे पता चल गया, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मेरा जो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे चाहिए इस डिजायर्ड प्रॉफिट पे आने के लिए, या फिर इन शॉर्ट में ये कहूँ कि अगर मुझे $20,000 के डिजायर्ड प्रॉफिट पे आना है तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन $50,000 प्लस $20,000 होना चाहिए।
तो मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन होना चाहिए 50,000 प्लस 20,000 यानी कि $70,000। और एक यूनिट करंटली मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है? $50। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स बना के सेल करूं। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं 1400 यूनिट्स बना के सेल कर दूं, अगर मैं 1400 यूनिट्स बना के यहाँ पे सेल कर दूं और हर एक यूनिट मुझे $50 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे, तो मेरे पास टोटल $70,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जमा हो जाएगा। तो $70,000 की कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से $50,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी, तो डिसाइड प्रॉफिट मेरे पास $20,000 का बच जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, यही वाला कॉन्सेप्ट है कि टोटल सेल्स कितनी चाहिए और पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है, डिवाइड कर दो पता चल जाएगा यूनिट्स कितने बना के सेल करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, मुझे ये यहाँ पे मालूम करना था कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना चाहिए, तो मुझे पता है कि भाई इतना चाहिए कि उससे फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए और डिजायर्ड प्रॉफिट भी कवर हो जाए, मतलब इन दोनों का सम। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैंने इसके थ्रू कैलकुलेट कर लिया और मुझे ये बात पता है कि एक यूनिट करंटली कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है, इसको डिवाइड कर दिया टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, तो मुझे पता चल गया कि भाई 14,000 यूनिट्स अगर मैं बना के सेल कर दूं तो उससे फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और डिजायर्ड प्रॉफिट भी $20,000 का अचीव हो जाएगा। तो फॉर्मूले पे जाने से पहले इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सेल्स है टोटल, कैसे कैलकुलेट होगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल सेल्स मेरे पास आ जाएगी $2,80,000। वेरिएबल कॉस्ट भी $150 मल्टीप्लाई बाय 1400 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी इसकी 2,10,000। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास यहाँ पे बचेगा $70,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा, फिक्स कॉस्ट है मेरे पास $50,000। और एंड में मेरे पास जो प्रॉफिट है, जिसको मैं डिजायर्ड प्रॉफिट अब तक कह रहा हूँ, वो बच जाएगा एग्जैक्ट इक्वल टू $20,000। ठीक है, तो जो मेरा टारगेट प्रॉफिट मुझे चाहिए था वो यहाँ पे अचीव हो गया। अच्छा, अब ये मैंने किया था कॉन्सेप्चुअली, अब इसी को फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव भी हो जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा वो फॉर्मूला आया कैसे। मैंने यहाँ पे जब टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स कैलकुलेट करने थे, इसको मैं टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स भी कह सकता हूँ या फिर मैं इसको टारगेट यूनिट्स भी कह सकता हूँ। जब मैं टारगेट यूनिट्स कहूंगा तो उसका मतलब भी यही है कि वो यूनिट्स जो कि मुझे टारगेट प्रॉफिट पे जाने के लिए चाहिए। तो जब मुझे यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स या टारगेट यूनिट्स चाहिए थे, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इन दोनों की अमाउंट को सम कर दिया। टारगेट प्रॉफिट प्लस टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स चाहिए थे, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट की अमाउंट को सम कर दिया। मुझे पता चल गया कि इन दोनों को कवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना चाहिए और उसको डिवाइड कर दिया मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। सही है, ऐसा ही किया था। यही मेरे पास टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स का फॉर्मूला है। क्या किया था मैंने, $50,000 की फिक्स कॉस्ट थी, $20,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए था और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मुझे कितना मिल रहा था, $50। जब मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 1400 यूनिट्स।
ये मेरे पास फॉर्मूला है टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स का। और अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने काम एग्जैक्ट यही किया है जो यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे $50,000 क्या था, फिक्स कॉस्ट थी। $20,000 क्या था, डिजायर्ड प्रॉफिट था। $50 क्या था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट था। और यही एग्जैक्ट सेम 1400 यूनिट्स मेरे पास आंसर आया था। तो अगर टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, पर्टिकुलर अमाउंट के प्रॉफिट तक पहुंचना है और यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आपको इस फॉर्मूले के बैक पे जो वर्किंग है वो पता चले कि भाई आप इन दोनों के सम को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड करके कैसे यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे आपके पास ये यूनिट्स आ रहे हैं, इन दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन क्या है या इन दोनों के अंदर लिंक क्या है, इन दोनों के अंदर क्या लिंक है कि भाई फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ये दोनों किसके बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन के, डिजायर्ड प्रॉफिट के केस के अंदर। ठीक है, ब्रेक इवन के केस के अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होता है सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट के, क्योंकि डिजायर्ड प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। तो जब डिजायर्ड प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट का केस है तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसके बराबर होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के सम के। तो इन दोनों को जब मैं सम कर रहा हूं ना तो बेसिकली मेरे पास जो अमाउंट आ रही है इसको सम करके $70,000 वो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट है, जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास होना चाहिए। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया और मुझे पता है कि एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है, उससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। ठीक है, अच्छा अब फिर अगेन आप ये सवाल पूछ सकते हो कि सर अगर यहाँ पे मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड करना था तो फॉर्मूले में मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों नहीं लिख दिया। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास ना ही टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन होता है, कहीं पे गिवन नहीं है, और ना ही ऐसा डेटा अवेलेबल होता है कि आप उससे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर सको। यहाँ पे आप टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपके पास फिक्स कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये बात पता है कि क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखने का फायदा नहीं है, लेकिन फिक्स कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट अवेलेबल है और हमें ये बात पता है कि इन दोनों का सम ही बराबर होता है टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। तो इसी का सम को मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंसिडर कर लिया और उसको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड कर दिया, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए कि जो कि मैं प्रोड्यूस करके सेल करूं तो मैं अपने डिजायर्ड प्रॉफिट पे पहुंच जाऊं। ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इसको मैं इनकम स्टेटमेंट के थ्रू भी सॉल्व कर सकता था, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन उसके थ्रू हमें सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी कि हमने जो काम किया है वो सही किया है। देखिए $200 मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी और नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल नहीं थे, मैंने एक्स कंसिडर कर लिया। तो मेरे पास टोटल सेल्स हो गई 200x, वेरिएबल कॉस्ट इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी $150x। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट मेरे पास यहाँ पे बनेगी 50x। इसमें से जब मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा $50,000 की तो मेरे पास प्रॉफिट की अमाउंट आनी चाहिए $20,000। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसके थ्रू मेरे पास इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बन गई, इसके थ्रू मेरे पास ये इक्वेशन बन गई कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट की अमाउंट माइनस कर दूं तो मेरे पास आना चाहिए प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट कितनी है 50x, फिक्स कॉस्ट की अमाउंट कितनी है $50,000, प्रॉफिट कितना आना चाहिए $20,000। इसको मैं अरेंज कर लूं, 50x को मैं लेफ्ट साइड पे ही रखता हूँ, 50,000 को राइट साइड पे ले गया, तो ये मेरे पास हो गया 50,000 प्लस 20,000। फिर x को मैंने लेफ्ट साइड पे रखा, ये था 50,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय $50। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा
x इक्वल्स टू 70,000 डिवाइडेड बाय $50, और फिर लास्ट में मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1400 यूनिट्स। तो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करना चाहूँ तो उसके थ्रू भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन बहरहाल मैंने उसके लिए यहाँ पे ये नहीं किया। यहाँ पे हमने इसको किया 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए। नंबर 1 कि अगर इनकम स्टेटमेंट के थ्रू मैं सॉल्व करूँ तो एग्जैक्ट वही वर्किंग बन रही है जो फॉर्मूला मुझे बता रहा है। फॉर्मूला क्या वर्किंग बता रहा है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज जो मुझे यहाँ पे पता चली, अगर मैं इसके अंदर देखूं तो ये 50x क्या था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और ये 50,000 फिक्स कॉस्ट, 20,000 डिजायर्ड प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो मैंने ये बात कही थी वो भी प्रूव हो गई कि जो डिजायर्ड प्रॉफिट का केस है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्ट बराबर होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के सम के। ठीक है, फिर उसी तरीके से मेरे पास आंसर यहाँ पे आ गया। तो फॉर्मूला इसका बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे टारगेट प्रॉफिट चाहिए एक पर्टिकुलर डॉलर अमाउंट का, और मुझे उसके लिए ये मालूम करना है कितने यूनिट्स बना के सेल करूं, तो फॉर्मूला सिंपल क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। और इसके बैक पे वर्किंग क्या है कि इन दोनों का लिंक कैसे बना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे सिंपल सा काम ये करना है कि मुझे ये बात पता है कि अगर कंपनी को डिजायर्ड प्रॉफिट पे पहुंचना है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो टोटल चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो एग्जैक्ट इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। क्योंकि जब उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होगी तो इतनी ही अमाउंट का, जितना डिजायर्ड प्रॉफिट है उतनी ही अमाउंट का मेरे पास प्रॉफिट बच जाएगा। तो मुझे ये बात पता है कि अगर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए तो वो कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के सम के। अब जब टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया आपके पास $70,000, आपको ये बात पता है कि एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है? $50। इसको डिवाइड कर दो इससे, तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपको $20,000 के डिजायर्ड प्रॉफिट पर पहुंचना है तो उसके लिए कितने यूनिट्स बना के सेल करने हैं। अच्छा, तो ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, सेलिंग प्राइस $150 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट $120 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट $60,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट $15,000। अब मैं ये कहता हूँ कि कितने यूनिट्स बना के सेल करूँ कि ये $50,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट मुझे अचीव हो जाए। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले के थ्रू मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे ये बात पता है कि टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे आएगा? 150 सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा $75,000 की टोटल कंट्रीब्यूशन। मुझे बात पता है कि 15,000 के डिजायर्ड प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो 60,000 की फिक्स कॉस्ट और 15,000 का प्रॉफिट, इन दोनों के सम के बराबर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन होना चाहिए। तो इन दोनों का सम हो गया $75,000। मुझे पता है कि टोटल $75,000 का मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए, और एक यूनिट करंटली मुझे $30 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है। तो मैं कितने यूनिट्स बना के सेल करूं? 2,500 यूनिट्स बना के अगर मैं सेल कर दूं तो मैं अपने डिजायर्ड प्रॉफिट पे आ जाऊंगा। ठीक है, और अगर उसको वेरीफाई करना है वो भी कर सकते हैं। 2,500 यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं सेलिंग प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ आपको बता देता हूँ। टोटल सेल्स आ जाएगी 375,000 और वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 3 लाख। 75,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचेगा, उसमें से 60,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी, डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी की कंटिन्यूएशन में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोर्थ, उसमें हमें कैलकुलेट करना होता है टारगेट सेल्स, या इसको मैं ये कह सकता हूँ टारगेट प्रॉफिट सेल्स। अगर मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट अचीव करना है तो उसके लिए मैं कितनी डॉलर अमाउंट की सेल्स जनरेट करूं,
ठीक है, ऊपर जो हमने किया था वो यूनिट्स था, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कितने डॉलर अमाउंट की सेल्स जनरेट करूं कि वो डिजायर्ड प्रॉफिट मैं अचीव कर लूं। तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला बिल्कुल सिंपल तरीका कि अगर टारगेट प्रॉफिट की सेल्स मुझे चाहिए, अगर मुझे ये मालूम करना है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए और उसके लिए कितने डॉलर अमाउंट की सेल्स जनरेट करूं, तो पहला तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स जो कैलकुलेट किए थे वो ले लो यहाँ पे और उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। सिंपल। मैं अपने इसी क्वेश्चन को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ और उसको सॉल्व करके देख लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था मेरा, इसके अंदर मैंने टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए थे। टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स थे मेरे पास 1400। तो मुझे चाहिए टारगेट प्रॉफिट से रिलेटेड सेल्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, टारगेट प्रॉफिट सेल्स चाहिए, टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है $200। कितना हो गया 2,80,000। ये मेरे पास आ गई टारगेट प्रॉफिट से रिलेटेड सेल्स। इतनी सेल्स अगर मैं जनरेट कर लूँ 2,80,000 की, तो मैं अपने टारगेट प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2,80,000 की ही सेल्स थी, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस की, तो मैं $20,000 के प्रॉफिट पे पहुंच गया था। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है हमारे पास। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसको भी पहले ही फॉर्मूले से सॉल्व करके देख लेते हैं। टारगेट प्रॉफिट सेल्स चाहिए, ये हमने टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं 2500 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी 3,75,000। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरे तरीके के लिए मैं अगेन रेफर करूंगा अपनी सेकंड वीडियो को जिसके अंदर हमने ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट की थी। वहां पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर मुझे सेल्स की वैल्यू पे जाना है तो मैं यूज करता हूँ परसेंटेज मेथड। वो परसेंटेज मेथड भी मैं उसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे भी अगर मुझे टारगेट सेल्स पे जाना है, सही है, सेल्स की वैल्यू पे जाना है, तो अगेन मैं परसेंटेज मेथड ही यूज करूंगा। और परसेंटेज मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, सेल्स की वैल्यू पे जाने के लिए किसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। मैं ये देखता हूँ कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास कितना अवेलेबल होना चाहिए और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स क्या परसेंटेज है, सही है। और फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट को उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर देता हूं तो मैं पहुंच जाता हूं डायरेक्ट टोटल सेल्स की वैल्यू पे। तो यहाँ पे भी वही काम मैंने करना है। क्या काम मैंने करना है, अगर मुझे टारगेट प्रॉफिट सेल्स चाहिए तो मैं क्या करूं, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट कैलकुलेट कर लूं कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट मेरे पास कितनी है या कितनी होनी चाहिए। अब टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट तो क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है, तो मुझे ये बात पता है कि ये टारगेट प्रॉफिट का केस है। यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट किसके बराबर होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के बराबर। इन दोनों को जब मैं सम कर लूंगा मेरे पास आ जाएगी टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट। और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट को जब मैं उसकी अपनी ही परसेंटेज से डिवाइड कर दूं जो कि कहलाती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज, जब मैं उसको अपनी ही परसेंटेज से डिवाइड कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट टारगेट प्रॉफिट सेल्स पे पहुंच जाऊंगा। तो पहले यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट किसके बराबर होगी, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, मतलब के 50,000 प्लस 20,000। अगेन इन दोनों का सम मैं यहाँ पे 70,000 लिख सकता हूँ लेकिन नहीं लिख रहा क्योंकि फॉर्मूले में मुझे ऐसे ही इसको पुट करना है। ठीक है, मैं इसको वर्बली आपको 70,000 लेके चलूंगा, फॉर्मूले में ऐसे ही पुट करना है इसलिए इसको मैं यहीं पे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे ये बात पता है कि इन दोनों का सम ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो चाहिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, दो तरीके होते हैं, टोटल में या फिर पर यूनिट में। टोटल में मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, पर यूनिट में कैलकुलेट करना है। तो पर यूनिट में कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस
पर यूनिट। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मुझे गिवन नहीं है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। $50 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ गया 25%। अब मुझे पता चल गया कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट है मेरे पास। अब मुझे पता चल गया कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की मेरे पास अमाउंट है 50,000 प्लस $20,000, क्योंकि ये टारगेट प्रॉफिट का केस है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के सम के बराबर होगा। मतलब कि $70,000 की मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट होनी चाहिए, सही है? यहाँ पे 70,000 की मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट है। अब मुझे इससे डायरेक्ट सेल्स की वैल्यू पे पहुंचना है, तो परसेंटेज मेथड के थ्रू मैं इसको अपनी ही परसेंटेज से डिवाइड कर देता हूँ 25% से। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 25%, 2,80,000 मेरे पास आ गई टारगेट प्रॉफिट सेल्स। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसी मेथड के थ्रू या इसी फॉर्मूले के थ्रू, पहले मैं फॉर्मूला हाईलाइट कर दूं ताकि आपकी नज़र में आ जाए। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसा आएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट होगी $150 माइनस $120, यानी कि $30, और डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 20%। 20% यहाँ पे मेरे पास बनेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। अब मुझे टारगेट प्रॉफिट सेल्स कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट होंगी? मुझे पता है कि भाई अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट को उसी की परसेंटेज यानी कि 20% से डिवाइड कर दूं तो सेल्स की अमाउंट पे पहुंच जाऊंगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट कितनी है? मुझे पता है टारगेट प्रॉफिट का केस है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के बराबर होगी। फिक्स कॉस्ट 60,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 15,000। और अगर फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला भी यही कहता है। आप चाहें तो फॉर्मूला याद रख के फॉर्मूले के थ्रू कर लें, या आप चाहें तो कॉन्सेप्चुअली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे करें। फॉर्मूले के थ्रू करना है तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ये 60,000 फिक्स कॉस्ट प्लस 15,000 डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो यानी कि 20%। और अगर आप चाहें तो इसको कॉन्सेप्चुअली कर लें कि भाई इन दोनों को मैं अगर सम करता हूं तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट आएगी, और उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो डायरेक्टली सेल्स पे पहुंच जाऊंगा। अब अगर आप 75,000 को डिवाइड कर दें 20% से, तो आपके पास आ जाएगी 375,000 की टारगेट सेल्स। ये आपके पास यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले से भी आ गई, ठीक है? तो टारगेट प्रॉफिट पे पहुंचना है, नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करने हैं, तो फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कॉन्सेप्चुअली क्या बात है कि इन दोनों का सम टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बराबर होगा, और उसको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से टारगेट प्रॉफिट पे पहुंचना है, कितनी डॉलर अमाउंट की सेल्स जनरेट करूं, तो फॉर्मूला क्या कहता है? पहला फॉर्मूला टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं, उनको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो सिंपल है। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअली याद रखना है तो आपको ये बात पता है कि भाई सेल्स की वैल्यू पे जाना है, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट कैलकुलेट कर लो जो कि फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के बराबर होगी। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट आ गई, उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो जो कि कहलाती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, तो आप टोटल सेल्स पे पहुंच जाओगे, ठीक है? तो ये हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब तक हो गए हैं। एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड थोड़ी सी उसके अंदर वर्किंग एडिशनल है, वो भी देख लेते हैं ताकि वो भी हमारे पास डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। इसके अंदर भी हमें टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स ही कैलकुलेट करने हैं और टारगेट प्रॉफिट सेल्स ही कैलकुलेट करनी है। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट अवेलेबल होगा
मतलब कि जो प्रॉफिट हमें डिजायर्ड होगा, जो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट होगा, जो भी हमारे पास डिजायर्ड प्रॉफिट हमें चाहिए होगा वो आफ्टर टैक्स चाहिए होगा। सही है, मतलब जैसे अब तक हमने यहाँ पे बात की थी प्रॉफिट की, हमने कहा कि 15,000 का प्रॉफिट चाहिए, 20,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे टैक्स का कोई जिक्र ही नहीं था। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है कि जो भी मुझे प्रॉफिट चाहिए वो आफ्टर टैक्स चाहिए, मतलब कोई ना कोई टैक्स की परसेंटेज भी अप्लाई हो रही है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमारे पास है फिफ्थ कॉन्सेप्ट। इस फिफ्थ कॉन्सेप्ट के अंदर दोनों ही चीजें आ जाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है इसमें सेलिंग प्राइस $200 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट $150 पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट $50,000 पर यूनिट है, सॉरी $50,000 टोटल है, और मुझे प्रॉफिट चाहिए $20,000 का। लेकिन ये प्रॉफिट मुझे चाहिए आफ्टर टैक्स। $20,000 की अमाउंट मुझे टैक्स माइनस होने के बाद बचनी चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है टैक्स की परसेंटेज यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि टैक्स 20% है, टैक्स रेट 20% है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से सिर्फ $20,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव किया, सही है, मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मैं फिक्स कॉस्ट तो कवर करूंगा $50,000 की, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सही है ना, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से अगर टारगेट प्रॉफिट में पहुंचना था तो फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है, डिजायर्ड प्रॉफिट भी कवर करना है। अब फिक्स कॉस्ट तो 50,000 कवर हो गई। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ $20,000 का प्रॉफिट कवर किया अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसमें से 20% तो टैक्स कट जाएगा। 20,000 का 20% कितना हो गया, 4,000। तो इस 20,000 में से 4,000 तो टैक्स चला जाएगा, बचेगा कितना आफ्टर टैक्स, 16,000 बचेगा। जबकि मुझे कितना चाहिए आफ्टर टैक्स, मुझे चाहिए 20,000। तो अब मुझे ये बात पता है कि मैं अगर चाहता हूं कि ये 20% टैक्स माइनस होने के बावजूद मुझे प्रॉफिट बचे 20,000 का ही, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मुझे कुछ ज्यादा अमाउंट का टैक्स का, सॉरी, कुछ ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, इसके लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो कि मुझे अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कवर करना है। और वो ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा होना चाहिए कि जब उसका 20% टैक्स के तौर पे चला भी जाए तो भी 20,000 मुझे प्रॉफिट बच जाए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। किससे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट से। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला भी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, फिर फॉर्मूले पे जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या है हमारे पास, वही अपना पुराना परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के अंदर क्या करूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस होता है, क्या बचता है मेरे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास कितना है, क्या मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट अवेलेबल है, नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट तो मुझे चाहिए, कितना अमाउंट का कितने अमाउंट का प्रॉफिट मुझे अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कवर करना है, ये अमाउंट तो मुझे कैलकुलेट करनी है। क्या टैक्स की अमाउंट अवेलेबल है, नहीं है, क्योंकि टैक्स की परसेंटेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अप्लाई होती है, तो इसकी अमाउंट भी अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट मेरे पास अवेलेबल है। ये जो प्रॉफिट मुझे चाहिए $20,000 का, ये आफ्टर टैक्स चाहिए, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट अवेलेबल है कितनी, 20,000। परसेंटेज किसकी अवेलेबल है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अवेलेबल है, बजाय तो अवेलेबल नहीं है। टैक्स की परसेंटेज अवेलेबल है, टैक्स रेट कितना है, 20%। अब क्या करना है, परसेंटेज मेथड के अंदर अगेन दो स्टेप्स। नंबर वन, सबकी रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस मालूम कर लो। कैसे मालूम होगी, सबसे पहले ये मालूम करूं मेन अकाउंट कौन सा है। जब भी टैक्स कैलकुलेट करना होता है, टैक्स की परसेंटेज किस पे अप्लाई होती है, हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे।
तो बिफोर टैक्स हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अकाउंट ही हमारे पास होगा 100%। तो जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि 100% में से 20% टैक्स माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना परसेंट, 80%। फर्स्ट स्टेप के अंदर सारे अकाउंट्स की रिस्पेक्टिव परसेंटेज मालूम हो गई। अब सेकंड स्टेप के अंदर डायरेक्टली जिस अमाउंट पे जाना है उस अमाउंट पे चले जाओ। मुझे यहाँ पे मेन अमाउंट अवेलेबल नहीं है, मेन अमाउंट पे जाना है, मेरे पास अदर अमाउंट अवेलेबल है। और जब मुझे अदर अमाउंट से मेन अमाउंट पे जाना होता है तो क्या करना होता है, अदर अमाउंट की डॉलर वैल्यू को उसकी अपनी परसेंटेज से ही डिवाइड कर दो। $20,000 को 80% से ही डिवाइड कर दो तो मेरे पास आ जाएगा $25,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट मेरे पास आ गई $25,000। सही है। तो अगर मैं अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट यानी कि 50,000 के साथ साथ प्रॉफिट $25,000 का कवर करता हूँ, $20,000 का नहीं, $25,000 का कवर कर लेता हूँ, तो इसमें से जब 20% टैक्स चला भी जाएगा तो भी मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20,000 लाजमी बचेगा। कैलकुलेट करके देख लें, इस 25,000 पे अगर आप 20% अप्लाई करें, क्योंकि टैक्स की परसेंटेज तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही अप्लाई होती है ना, 20% पे अप्लाई करें तो टैक्स कितना बन गया, 5,000। जब 25,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 5,000 टैक्स चला जाएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, 20,000। ठीक है। तो पता क्या चला यहाँ पे कि अगर मुझे $20,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए तो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना कैलकुलेट करना है या इतना कवर करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से कि जब उस पे से 20% टैक्स चला भी जाए तो भी मेरे पास इतना टैक्स बचे कि डिजायर्ड प्रॉफिट का टारगेट अचीव हो जाए। सही है। या फिर अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिकली कहूँ तो अगर मुझे $20,000 का प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स, तो अगर मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ये 20,000 ही कवर किया, इसमें से 20% तो 4,000 तो चला जाएगा, तो मुझे सिर्फ 16,000 बचेगा। तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इससे ज्यादा चाहिए। कितना ज्यादा चाहिए, 5,000 ज्यादा, यानी कि $25,000 चाहिए कि जब इसमें से 20% यानी कि 5,000 चला भी जाए तो भी आफ्टर टैक्स कितना बचे, 20,000। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, परसेंटेज मेथड के थ्रू। क्या ऐसे ही कैलकुलेट होगा, नहीं, इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट से, तो यही कॉन्सेप्चुअली मेथड ही अप्लाई कर दो यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू भी। क्या करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की डॉलर अमाउंट को डिवाइड कर दो, किससे, उसकी अपनी परसेंटेज से। लेकिन उसकी अपनी परसेंटेज कहाँ से आएगी, उसकी अपनी परसेंटेज आएगी 1 माइनस टैक्स रेट से। अगर आप यहाँ पे देखो आपने क्या किया था, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 80% कैसे कैलकुलेट की थी, ये जो 100% था, 100% क्या रिप्रेजेंट करता है, 100 डिवाइडेड बाय 100। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का साइन क्या शो करता है कि अपॉन में 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब इसकी वैल्यू है 1, 100% की वैल्यू है 1। आपने बेसिकली इस 1 में से क्या करा, ये टैक्स रेट 20% माइनस कर दिया, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज आ गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की डॉलर अमाउंट को उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फॉर्मूला है उसके थ्रू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट कितनी है, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 20%। ये 1 माइनस 20% 80% ही हो गया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट डिवाइडेड बाय इट्स ओन परसेंटेज यानी कि 80%, अगेन आपके पास $25,000 आ गया। तो अगर आपको डिजायर्ड प्रॉफिट कभी भी चाहिए आफ्टर टैक्स तो पहले कैलकुलेट करो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हो, फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर्मूले के थ्रू कैसे होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की डॉलर अमाउंट को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट आ गई। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कवर कर लो, तो आपके पास जो भी यूनिट्स आएंगे और सेल्स आएगी वो इतनी होगी कि आप
ये $20,000 का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट अचीव कर लो। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, आगे वही काम है जो हमने इससे पहले वाले पूरे कॉन्सेप्ट में किया। क्या? यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट होगा? क्या फॉर्मूला है हमारे पास टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स का? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ये डिजायर्ड प्रॉफिट, अब मैं फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। वहां पे मैं इसको इतनी देर से डिजायर्ड प्रॉफिट ही कह रहा था क्योंकि वहां पे टैक्स का जिक्र नहीं था। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को मैं प्रॉपर बना रहा हूँ। यहाँ पे डिजायर्ड प्रॉफिट हमेशा बिफोर टैक्स आएगा। टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स और टारगेट प्रॉफिट सेल्स के फॉर्मूले में डिजायर्ड प्रॉफिट हमेशा बिफोर टैक्स आएगा, कभी भी आफ्टर टैक्स नहीं आएगा। अगर आफ्टर टैक्स आपको चाहिए, क्वेश्चन के अंदर आफ्टर टैक्स आपको गिवन है, तो आप उसको पहले बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लो। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमेशा फॉर्मूले में बिफोर टैक्स आएगा। हमने यहाँ पे बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया और इन दोनों के सम को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट है मेरे पास $50,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट है $25,000। ये टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा $200 माइनस $150। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएंगे 1500 यूनिट्स। अगर मैं 1500 यूनिट्स बना के सेल कर दूं तो मेरे पास $25,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। उस पर जब मैं 20% टैक्स दे दूंगा तो 20,000 का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मुझे सेव हो जाएगा। सही है, करके भी इसको देख लेते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं, इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। सबसे पहले सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स की अमाउंट कितनी बनेगी? $200 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1500 यूनिट्स, ये हो गया आपके पास $3,00,000। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 150 मल्टीप्लाई बाय 1500, वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट आपके पास बनेगी 225,000। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट आपके पास बनेगी $75,000। उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें। फिक्स कॉस्ट हमारे पास थी $50,000। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? $25,000। इसमें से 20% जब टैक्स माइनस होगा, ये 20% अप्लाई होगा 25,000 पे। 25,000 का 20% 5,000 जब माइनस हुआ तो मेरे पास जो डिजायर्ड प्रॉफिट था यानी कि आफ्टर टैक्स कितना चाहिए था? $20,000, वो अचीव हो गया। सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे टारगेट प्रॉफिट सेल्स चाहिए तो दो फॉर्मूले हैं मेरे पास टारगेट प्रॉफिट सेल्स के लिए। नंबर 1, टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, $3,00,000। दूसरा फॉर्मूला क्या है टारगेट प्रॉफिट सेल्स का? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फॉर्मूले में हमेशा बिफोर टैक्स ही आएगा, इससे पहले अब तक हमारे पास टैक्स का जिक्र नहीं था, तो इसलिए मैं डिजायर्ड प्रॉफिट ही उसको कह रहा था, लेकिन वहां पे भी उसका मतलब बिफोर टैक्स ही था। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूले पे आप बात करेंगे, कभी भी इसको सॉल्व करेंगे तो बिफोर टैक्स ही आप यहाँ पे वैल्यू लेंगे, क्योंकि जब इन दोनों का सम करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना होना चाहिए कि उससे बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट कवर हो जाए, ताकि जब उस पर टैक्स अप्लाई हो तो फिर आफ्टर टैक्स आपके पास डिजायर्ड प्रॉफिट बच जाए। अच्छा, डिवाइड करेंगे इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है मेरे पास पर यूनिट $50 और सेलिंग प्राइस है $200, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है मेरे पास 25%। तो यहाँ पे 25% से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सेल्स की वैल्यू बन जाएगी $3,00,000। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी $3,00,000 ही बन रही थी। तो ये मेरे पास जो दोनों फॉर्मूले थे उसके थ्रू
यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। सही है। अच्छा, फिर लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन और था, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यही डेटा है। सेलिंग प्राइस $150 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट $120 पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट $60,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट मेरे पास $15,000 है, और ये $15,000 का मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए। ये $15,000 का मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आपको ये नहीं कहा कि ये जो प्रॉफिट चाहिए $15,000 का ये बिफोर टैक्स चाहिए या आफ्टर टैक्स चाहिए, मैंने कहा नेट प्रॉफिट चाहिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट हमेशा होता है आफ्टर टैक्स। तो क्वेश्चन के अंदर वो दोनों चीजें यूज कर सकता है, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स भी यूज कर सकता है, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यूज कर सकता है। अगर उसने मुझे नेट प्रॉफिट बोल दिया तो मुझे पता है कि नेट प्रॉफिट का मतलब आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला है तो उसका मतलब बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट। ठीक है, तो अब मुझे $15,000 का प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स। सही है, और मेरे पास यहाँ पे टैक्स रेट है 40%। अब अगेन मुझे ये बात पता है कि भाई अगर मैंने अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से गलती से भी ये $15,000 का ही सिर्फ प्रॉफिट कवर किया तो होगा क्या कि इसका जो 40% है वो तो एज टैक्स चला जाएगा, इसका 40% $6,000 चला जाएगा। आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, नेट प्रॉफिट 9,000 बचेगा, जबकि नेट प्रॉफिट मुझे कितना चाहिए, $15,000 चाहिए। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मुझे कुछ ज्यादा अमाउंट कवर करनी है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट से पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट कितना है $15,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट 40%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट कितनी आ गई मेरे पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट आ गई $25,000। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स और टारगेट प्रॉफिट सेल्स। सबसे पहले दो चीजें जो काम की मेरे पास यूज होती है मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है $150 माइनस $120 इक्वल्स टू $30। और दूसरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है मेरे पास 20%। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स। टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट 60,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डिजायर्ड प्रॉफिट हमेशा बिफोर टैक्स आएगा फॉर्मूले में, ये वाला डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं आएगा, ये आफ्टर टैक्स है। डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि $25,000 आएगा डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट $30। तो टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स मेरे पास कितने आ गए, ये हो गया 60,000 प्लस 25,000 85,000 डिवाइड बाय 30। ये मेरे पास हो गए 2,833.3333 यूनिट्स हैं। तो इसको जब भी यूनिट्स की बात होती है तो हमेशा एक यूनिट ज्यादा पे मैं राउंड करता हूँ, क्योंकि मैं यूनिट आधा सेल नहीं कर सकता, या तो 2,833 सेल करूं या 2,834 सेल करूं। अगर मैंने गलती से 2,833 सेल कर दिया तो मैं अपने टारगेट प्रॉफिट पे नहीं पहुंचूंगा, थोड़ा सा प्रॉफिट रह जाएगा। अगर ज्यादा सेल कर देता हूं तो प्रॉफिट से ऊपर निकल जाऊंगा लेकिन प्रॉफिट अचीव हो जाएगा जो टारगेट था। तो इसलिए जब भी यूनिट्स के बाद आएगी तो हायर वैल्यू पे राउंड होगा। तो 2,834 यूनिट्स यहाँ पे मुझे चाहिए टारगेट प्रॉफिट, यानी कि जो $15,000 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है उसको अचीव करने के लिए। अच्छा, टारगेट प्रॉफिट सेल्स देख लेते हैं। टारगेट प्रॉफिट सेल्स चाहिए तो दो तरीके हैं, टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 2,834 मल्टीप्लाई बाय 150, ये हो गया 425,100। दूसरा तरीका क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स
ठीक है, हमेशा फॉर्मूले में डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आएगा, आफ्टर टैक्स नहीं आएगा। आफ्टर टैक्स है तो पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट होगा, फिर फॉर्मूले में आएगा। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना है 20%। तो अगर आप 60,000 प्लस 25,000 यानी कि 85,000 डिवाइडेड बाय 20% कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4,25,000। अब देखें सिर्फ यहाँ पे $100 का डिफरेंस है। ये $100 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2,833.3333 करके वैल्यू थी, मैंने उसको राउंड कर दिया, इसलिए सिर्फ ये $100 का डिफरेंस आ रहा है, वरना ये $100 का डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, अगर मैं इसको 2,833.333 करके लूँ तो यही मेरे पास 425,000 की अमाउंट आएगी। तो इतना सा जो डिफरेंस है इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आता, इसलिए इसको नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। अच्छा, ये हमारे पास जो पांच कॉन्सेप्ट है अब तक की वो सॉल्व हो गए। सिर्फ यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास जो आंसर आया है वो एग्जैक्टली सही आंसर आया है। अच्छा, सेल्स 150 मल्टीप्लाई बाय 2834, सेल्स की अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 425 100। वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट मेरे पास आ जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय 2834। वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय 2834, 340,080। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट बच जाएगी यहाँ पे 85,020। ठीक है, इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 60,000 की। मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, इसको मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास बच जाएगा 25,020। इस पे से टैक्स माइनस हो जाएगा और टैक्स हमेशा अप्लाई होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 40%। इसका 40% हो गया 10,008। तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि जो नेट प्रॉफिट यानी कि जो डिजायर्ड प्रॉफिट था मेरे पास, जो प्रॉफिट रिक्वायर्ड था, ये आ जाएगा $15,012। सही है, 15,000 रिक्वायर्ड था, ये $12 सिर्फ और सिर्फ इसको राउंड करने की वजह से है। और आपने देखा कि जो ये $100 का डिफरेंस आया तो यहाँ एंड तक आता था सिर्फ $12 का बच गया, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि जो मेरी वर्किंग थी वो बिल्कुल प्रॉपर थी। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि अगर टारगेट प्रॉफिट चाहिए, पर्टिकुलर डॉलर अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए कितने यूनिट्स बना के सेल करने, कैसे आएगा, डॉलर अमाउंट की सेल्स चाहिए, दो फॉर्मूले के थ्रू आएगी। और लास्ट और सबसे जरूरी कि अगर जो प्रॉफिट मुझे चाहिए डिजायर्ड प्रॉफिट वो बिफोर टैक्स नहीं है, आफ्टर टैक्स है या फिर नेट प्रॉफिट है, तो मुझे उसके लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। मैं उसी को ही यूज नहीं कर सकता क्योंकि गलती से भी अगर मैंने वो सिर्फ वही कवर किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन से तो उसमें से तो टैक्स चला जाएगा और आफ्टर टैक्स मुझे उतना प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो मुझे उसके लिए पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूले के थ्रू प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट होगा, फिर वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास लास्ट वाले जो दो फॉर्मूले थे यूनिट्स का और सेल्स का, उसमें वही डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज होगा। ठीक है, और उसके थ्रू नंबर ऑफ यूनिट्स और सेल्स आ जाएगी। तो एक जो सबसे जरूरी बात यहाँ पे कि अगर टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए आपको तो उसको पहले बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो और फॉर्मूले के अंदर जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट यूज होगा वो हमेशा बिफोर टैक्स ही होगा, चाहे आपको टैक्स का जिक्र वो करे चाहे ना करे। टैक्स का जिक्र नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉफिट गिवन होगा वो बिफोर टैक्स होगा, आप डायरेक्टली वही यूज कर लोगे। लेकिन अगर टैक्स का जिक्र उसने कर दिया तो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करो और उसके बाद उसको यूज करो फॉर्मूले में।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट से रिलेटेड लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे और ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट की सीवीपी एनालिसिस वाइंड अप हो जाएगी। थैंक यू।